मोटे तौर पर पूरे देश में किसी भी सरकारी कर्मचारी को आप पूछिए कि भाई तुमको पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रहना है या नई पेंशन स्कीम में जाना है, सब कहेंगे पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन का मतलब सरल शब्द में अंतिम सैलरी जो आपकी है उसका 50% आपकी पेंशन बन जाएगी जब आप रिटायर होंगे, और नई पेंशन बाजार के जोखिमों के अधीन है। क्या मिलेगा? बाजार जाने। जब आप पेंशन पाने के योग्य होंगे तब जो बाजार होगा वैसा आपको भुगतान होगा। सारा संघर्ष सरकारी कर्मचारियों का इसी बात को लेकर है, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो, केंद्रीय सेवा के, और चाहे राज्यों के कर्मचारी हो। कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी चली रही है, हिमाचल, और अधिकांश राज्यों ने इसको टाले रखा। केंद्र में भी कुछ समितियां बनी है, पिछली सरकार में बनी थी, वित्त मंत्री ने बनाई थी, निर्मला सीतारमण ने, कि भाई देखिए कि जो एनपीएस है इसको ओपीएस के समतुल्य कैसे किया जा सकता है। नाम यही रहे एनपीएस, लेकिन इसको लेके जो बड़ी आपत्ति है फ्लक्चुएशन की, उसको खत्म कैसे किया जाए। एक स्थिरता रहे, कर्मचारी को यह सुनिश्चितता रहे कि भाई इतने प्रतिशत तो हमको हमारी तनख्वाह का पेंशन बन ही जाएगी नई पेंशन में। उस पर केंद्र भी काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश का एक मॉडल है केंद्र के पास सामने। कुछ और सलाह और सुझाव भी आए हैं कि किसी तरीके से भी कर्मचारियों को के मन को भाने वाली पेंशन व्यवस्था देश में बन जाए, इसके लिए मोदी सरकार भी प्रयास कर रही है। क्योंकि ये बात सरकारों को भी समझ में आ गया कि कर्मचारी सुनिश्चित गारंटीड पेंशन से कम पर कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है मन से। व्यवस्था में आप कुछ भी करा लीजिए, नौकरी करनी है तो ठीक है, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है जैसा, लेकिन हृदय में उसके वही में गारंटीड हो। बुढ़ापे का सहारा एक फ्रेज है, और ये सबके हृदय के बहुत नजदीक है जितने भी कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कल एक खिड़की खोली ओपीएस के सिलसिले में। मैं इसको अभी खिड़की ही कहूंगा, लेकिन अब है कि एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। तो क्या ये अंधेरे में एक शम्मा जली है? 28 मार्च 2005 तक जो पद विज्ञापित हुए थे और उनके अधीन जो लोग चयनित हुए उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य कर्मचारी के रूप में या शिक्षक के रूप में, उनको पुरानी पेंशन मिलेगी। सरकारी शब्दावली पुरानी पेंशन का विकल्प मिलेगा, सरल भाषा, उनको पुरानी पेंशन मिलेगी, ओपीएस मिलेगा। इसकी मांग लंबे समय से चल रही थी। मोटे तौर पर 50,000 से ज्यादा कर्मचारी और शिक्षक इस नई व्यवस्था से, जिसको कल उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दी, लाभान्वित होंगे। अब यहां से बात आगे बढ़ती कि क्या ये लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जो स्थिति बनी है उस स्थिति के मद्देनजर फैसला हुआ है? क्या अभी इशारा है? ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी आनी बाकी है? और क्या 2027 यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पूर्व पिक्चर भी आ जाएगी पूरी ओपीएस पर? ये चर्चा हो रही है कल से कि क्या कि अभी तो केवल झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, जैसा कुछ मामला बन रहा है। क्या सरकार को भी समझ में आ गया कि नहीं, इस मांग के साथ चलना ठीक है राजनीतिक तौर पर? क्या उस दिशा में सरकार आगे बढ़ना चाह रही है? और सबसे बड़ी बात, राज्य कर्मचारी और शिक्षकों को क्या लग रहा है योगी सरकार के इस फैसले से? वो क्या सूंघ रहे हैं? उनको क्या लगता है कि ये खिड़की, ये रोशनदान क्यों खोला गया है? राज्य सरकार ने इसको क्यों खोला?
और क्या वास्तव में मोदी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर, नाम उसका पुरानी पेंशन स्कीम भले ही ना हो, लेकिन क्या सेवानिवृत्ति के समय आपकी जितनी तनख्वाह है उसकी आधी आपको पेंशन मिल जाए, ऐसी किसी व्यवस्था को बनाने के लिए मोदी सरकार भी काम कर रही है? ये बड़े सवाल है, क्योंकि राजनीति में जनमत बहुत बड़ी चीज होती है। बड़ी बड़ी नीतियां पलट जाती हैं, पलटनी पड़ती हैं, बड़े बड़े फैसले सरकार के बदल जाते हैं जनमत को देखकर। और यहां तो पूरा सरकारी कर्मचारियों का कुनवा की कुनवा ओपीएस के पीछे लामबंद है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, कल जो खिड़की खुली है उत्तर प्रदेश में, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिर ये कदम अब क्यों उठाया और क्या भविष्य में उसका ऐसा कोई योजना है कि विधानसभा चुनाव से पहले ओपीएस को लेके एक सहमति बना ले। पहले रिपोर्ट देखिए। अब इसे लोकसभा चुनाव परिणाम का असर कहें या 2027 के चुनाव की सजती हुई डगर, जो भी है, योगी सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर एक नया फैसला लिया है। और इस फैसले का फलसफा ये कि दूसरे राज्यों की तरह यूपी में भी पुरानी पेंशन लौटती दिखाई दे रही है। दरअसल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और इस प्रस्ताव के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन हुआ था, उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाएगा, भले ही उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद हुई हो। वैसे तो सीधे तौर पर करीब 28 लाख कर्मचारियों से जुड़ा है पुरानी पेंशन का ये मुद्दा, लेकिन योगी सरकार के इस फैसले से सब नहीं तो फिलहाल कम से कम कार्मिक, शिक्षक, विद्युत विभाग सरीखे राज्य कर्मचारी इसका फायदा ले सकेंगे। वहीं पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ने वालों की माने तो उनकी ये पहली जीत है, क्योंकि कम से कम सरकार ने इस दिशा में कदम तो बढ़ाए। जो भी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी का मामला काफ़ी वर्षों से लटका हुआ था, आज उसको कैबिनेट ने पास किया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक निर्णय से हजारों घरों में उजाला आएगा। बुढ़ापे की जो लाठी की लड़ाई चल रही थी, उसमें एक रास्ता, एक अगला पड़ाव जीता गया और आगे भी बढ़ेगा। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब चलिए, जब भी फैसला हुआ अच्छा हुआ। लेकिन इस फैसले के पीछे भी अटेवा का संघर्ष, वोट फॉर ओपीएस का अभियान, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का कर्मचारियों का एक अपने मुद्दे के प्रति लगाव रहा, उसका भी असर रहा। सियासी बिसात पर पुरानी पेंशन के मुद्दे पर खूब प्रयोग किए गए। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने ओपीएस को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस समर्थित सहित कई राज्यों की सरकारें इसे लागू भी कर चुकी हैं। वहीं 2024 के चुनाव की बिसात पर भी विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीतने में कामयाब रहा, तो वहीं एनडीए को 36 सीट मिली थी। कहा जाता है कि इसमें बैलेट वाले वोट का बड़ा रोल रहा। बहरहाल योगी सरकार के ओपीएस वाले ऐलान ने कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। सवाल यही है कि इस ऐलान से किसे नफा किसे नुकसान होगा। सवाल ये भी है कि क्या 2024 के नतीजों की टेंशन में बीजेपी ने 2027 के लिए ओपीएस का दांव चला है। मेहमानों के पास चलें और बहस का आरंभ करें, उससे पहले एक छोटा सा अवकाश लेंगे। 15 सेकंड में वापस लौट रहे हैं, एक विज्ञापन। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream.
The world comes together at Sharda University. So where are you? क्या ये जो रोशनदान खुला है कल उत्तर प्रदेश में, ये रोशनदान 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर खुला है? और क्या रोशनदान खुला है तो दरवाजा भी खुलेगा, ऐसी उम्मीद बन रही है? यहाँ से बहस शुरू करेंगे। मेहमानों से परिचय कराते हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जोशी साहब का बहुत स्वागत। विजय कुमार बंधु, अध्यक्ष अटेवा के, हमारे साथ हैं। विजय जी का बहुत स्वागत है। हरिकिशोर तिवारी जी हैं, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। और भारतीय जनता पार्टी से अवनीश पटेल MLC अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। विजय कुमार बंधु, कल जो फैसला हुआ कि 28 मार्च 2005 तक जिनके पद विज्ञापित हो गए थे, उन विज्ञापित पदों के जरिए जो भी चयनित हुए राज्य सरकार की सेवा में और शिक्षक, उन सबको पुरानी पेंशन मिलेगी, उसके लिए वो अर्हता उनको हो गई, जो मैं समझ पाया इतना। आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक विषय, बधाई तो आप दे ही चुके, इसलिए बधाई से आगे शुरू करिएगा बात। बधाई तो हो गई एक। और दूसरा विषय, क्या ये जो खिड़की खुली है, ये दरवाजा भी खुलेगा, ऐसी उम्मीद बन रही है? विजय जी। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने एक डिबेट में बहुत पहले कहा था कि अगर सरकार NPS OPS का ऑप्शन दे दे और लोग चुन लें तो उसमें क्लियर हो जाएगा कौन सा OPS चाहिए, कौन NPS चाहिए। और शायद एक छोटा सा टेस्ट है और हमको लगता है कि यही टेस्ट आगे भी चलेगा। और आपने जैसा कहा कि क्या ये आगे दरवाजा खुलेगा, NPS की जो दीवार थी उसमें सुराग हुआ है, अब ये दीवार आगे गिरेगी। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश सरकार का मैं बहुत शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने इस दिशा में एक शुरुआत की, देरी सही लेकिन एक अच्छा और सही फैसला है। और आने वाले टाइम में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न होती जा रही है सर, बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं सर, राजनीति में आज हमारे यहाँ भारतीय राजनीति में न कोई किसी का किसी चीज से लेना देना है। जब कुर्सी पे चीजें आती है तो सब अपने आप समझ में आने लगता है। और शायद अटेवा का जो वोट फॉर OPS का अभियान लगातार चल रहा था, उसका भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा असर दिखाई पड़ा और उसी का परिणाम है कि 2005 के पहले के लोगों को मिला है। लेकिन मैं इसी के साथ निवेदन भी करूंगा, 2005 के पहले और बाद क्या, अरे सर, OPS कर्मचारी सभी हैं, शिक्षक सभी हैं। मैं तो इसका धन्यवाद देते हुए मैं निवेदन भी करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुरानी पेंशन सभी के लिए सौगात दीजिए। पूरा देश नजीर में पेश करिए, पूरे देश में उत्तर प्रदेश से खबर जाए कि उत्तर प्रदेश ने सबके लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दिया। एक रास्ता के बजाय एक ऐतिहासिक निर्णय हो जाए तो और अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा निश्चित रूप से। और जिन घरों में OPS गई है, काफी दिनों के संघर्ष के बाद खुशियां हैं, लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, खा रहे हैं। और आने वाले समय में सबके लिए अटेवा का, क्योंकि जो निर्माण ही हुआ है सबके लिए हुआ है और सबके आगे की लड़ाई को आगे बढ़ाया ठीक है विजय बंधु, अभी रुकना होगा। मैं हरिकिशोर जी के पास चलूंगा, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि कोई भी भाजपा शासित राज्य अपने स्तर पर OPS बहाली की घोषणा नहीं करेगा तब तक, जब तक कि केंद्र उस बाबत मन न बना ले। कांग्रेस ऐसा कर सकती है, TMC कर सकती है। भाजपा शासित राज्य यानी लखनऊ में भी भाजपा का शासन, दिल्ली में भी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लखनऊ में दूसरी लाइन और दिल्ली में दूसरी लाइन। हरकिशोर जी, अगर दरवाजा खुलेगा तो पहले दिल्ली में खुलेगा, उसके बाद फिर सारे राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में अपने आप खुल जाएगा? नहीं, विपक्ष वाले राज्यों ने खोल ही रखा है दरवाजा। हरकिशोर जी। जी देखिए, लगभग 10 सालों से अग्निहोत्री साहब आपने इस पे पूरी डिबेट कराई और पूरा दमदारी से इसको रखा। जब हम लोगों की हड़तालें हुई हैं, बिल्कुल खुल के आप सामने आए और आपने देखा कि इसमें 2 बातें थी। एक तो जो हम लोगों की वार्ताएं, IAS की कमेटी तमाम बनी, यहाँ भी बनी, दिल्ली में भी आपने जिक्र किया, सीतारमन जी ने बनाई, तो वहां वो कहते थे, आमने सामने बैठ के हमारी बात होती थी, तर्क दिखाते थे, उसमें दिखाते थे कि भाई हम आपको ज्यादा पैसा देंगे। यहीं से बात शुरू होती थी 2014 से हमारी, तो उन्होंने कहा ज्यादा पैसा देंगे, आप चक्कर मत पड़िए। अब आज की तारीख में हम लोग यही बात करते थे कि भाई ज्यादा मिल रहा है तो हमें दिला दीजिए। आज इतना साल बाद जो रिटायर हुए, 18 साल बाद, उनको हमने पूरी सूची केंद्र सरकार के जो कैबिनेट ने बनाई है, जो उन्होंने कमेटी बनाई है, हमारे शिवपाल मिश्रा जी ने, उनको दी और ले जाके उत्तर प्रदेश की मैंने ज्यादा सौंपी। और उसमें जो लोगों को जो रिटायर हो रहे हैं उनको 500 रुपए, 1000 रुपए से ज्यादा किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। आखिर ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? दूसरी बात यह कि आखिर जो जजेस थे उनको क्यों नहीं समझ में आया, जो इस देश को चलाते हैं, जो निर्णय करते हैं,
उनको समझ में नहीं आया कि हम पुरानी पेंशन लेंगे कि नई पेंशन लेंगे। उनका नहीं तो हम तो पुरानी पेंशन लेंगे और सरकार ने उनको दे दिया। तो ये जब उनकी समझ में नहीं आ रहा तो हमारी समझ में कैसे आ जाएगा? हम लोग बराबर इसी बात को कह रहे थे और तमाम सारे सांसदों ने लिखा। योगी आदित्यनाथ जी का जो लेटर है वो हम ही लोगों ने लिखाया था, 2014 में आसपास लिखाया था सारे सांसदों से। तो जब तब से हम लोग लड़ रहे हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए, हम लोगों ने देख लिया आंकड़ा, तो इनको उस पर काम करना चाहिए। और जितनी कमेटियों में हम लोगों ने बात की है वहां भी यही बात होती है। अभी उत्तर प्रदेश में भी हड़तालें हुई, हम लोगों ने की, और उसके बाद भी तय हुआ कि नहीं साथ करेंगे। लेकिन जो आप बात कह रहे हो बात सही है कि जब तक जो कमेटी बनाई गई है दिल्ली में, उसी पे बनाई गई है कि भाई आप समीक्षा करिए क्या हो सकता है इसमें। उस कमेटियों में हालांकि हम लोग इस पे संतुष्ट नहीं है कि वो काफी देरी से चल रही हैं वो कमेटियां भी। उसमें मीटिंग होती है, 3-3 महीने बाद मीटिंग होती है, जब हड़ताल की बात होती है तभी मीटिंग होती है। लेकिन अगर वहां रास्ता खुलेगा तभी देश में रास्ता। आपने देखा ये वाला जो हुआ आदेश, ये अभी उत्तर प्रदेश का नहीं आदेश है, ये आदेश केंद्र सरकार का आदेश है जो 1 साल पहले हुआ था। और जब केंद्र ने आदेश कर दिया उसके बाद जब हम संगठनों ने यहाँ झगड़ा किया, प्रमुख सचिवों की चीफ सेक्रेटरी की बैठक में हम लोगों ने हल्ला मचाया। अभी भी हम लोगों की बैठक थी 5 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी जी के यहाँ, तो हम लोगों ने कहा, तो निश्चित रूप से 2-3 मुद्दे भी हमारे थे वो इसमें निकले। तो ये जब तक केंद्र में खिड़की नहीं खुलेगी ठीक से, केंद्र में दबाव ठीक से नहीं बनेगा, तब तक भाजपा शासित प्रदेशों में ये संभव नहीं है कि वो अचानक अपने मन से कहीं पे भी भारतवर्ष में किसी स्टेट में कर दें। स्टेट वाले दूसरे सरकारें कर सकती हैं, जिनकी सरकारें हैं। हरकिशोर जी, मैं जोशी जी के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा सवाल लूंगा, उसका छोटा सा उत्तर। जिन राज्यों ने इसको वो कर दिया है, ओपीएस को बहाल कर दिया, जैसे राजस्थान में गहलोत जी करके गए थे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल करके गए थे, पंजाब में मान ने किया था, हिमाचल में सुक्खू ने किया था, क्या वहां पुरानी पेंशन मिलने की स्थिति आ गई? सब झंझट दूर हो गए, बाधाएं पार हो गई, या अभी वहां भी मामला कुछ अटका लटका भटका है? अभी लटका हुआ है वहां पे भी, वो पूर्णता लागू नहीं हो पाया। और मैं समझता हूँ कि जब तक सभी जगह लागू नहीं होगा तब तक बहुत हिम्मत में उनके किसी में बस में नहीं है कि सारा कुछ लागू, क्योंकि पैसा लेना है, सेंटर को पीएफआरडीए से पैसा निकालना है, वो देने को तैयार नहीं है। तो वो योजना ऐसी बनी नहीं सकती कि इसमें पीएफआरडीए इन्वॉल्व हो और वहां का पैसा न मिले और ये अपनी पूरी ताकत से अपने पैसे से कहीं इन्वॉल्व करके उसको पैसा दे दे। तो कहीं ना कहीं दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट पे बनाना पड़ेगा कि वो हमारा पैसा वापस करें। ये बड़ी बात है। हमारे साथ अवनीश पटेल जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। अवनीश जी का भी बहुत बहुत स्वागत। जोशी जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कल फैसला किया कि भाई 28 मार्च 2005 से पहले जिनके पद विज्ञापित हो गए और फिर बाद में वो लोग चयनित कभी भी हुए हो, उन सबको हम पुरानी पेंशन देंगे। इसको कहा जा रहा है कि खिड़की खुली है, दरवाजा खुलना बाकी है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसका जो जनादेश है, उसका कुछ असर है, या ये सामान्य घटना है? जैसा हरकिशोर जी कह रहे कि चूंकि केंद्र के स्तर पर ये हो गया था इसलिए राज्य ने इसको लागू किया है। जोशी जी। अमिताभ जी 2005 से पहले इनके विज्ञापन आए थे, उनका जो एक योगी सरकार ने करा है, मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की विजय के रूप में इसको देखते हैं। क्योंकि 2022 में हम लोग थे जो ओपीएस की मांग को लेकर जनता की अदालत में गए थे, और आप ये कह रहे हैं कि दरवाजा खुला है, खिड़की खुली है, दरवाजा खुलना बाकी है, लेकिन हम समाजवादी इसको ऊंट के मुंह में जीरा के रूप में देख पा रहे हैं। और एक पिक्चर आई थी, वो पिक्चर तो मैं नहीं देख पाया था, उसमें था प्यार का साइड इफेक्ट, शायद आपने भी नाम सुना होगा क्योंकि आप विचार क्रांति के व्यक्ति हैं। तो ऐसे ही कुछ राजनीतिक जीवन में हार के साइड इफेक्ट होते हैं। मैं इसको हार के साइड इफेक्ट के रूप में भी देख पा रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे हमें लगता है ये बड़ा मन करना चाहिए योगी जी को, और जो भी इसके एंटाइटल लोग हैं उसको खुले मन से ओपीएस को लागू करें, क्योंकि ये समाजवादियों की पुरानी मांग है। इस विषय पे हम लोग रहना चाहते हैं। और ये जो खिड़की वाली आप बात कर रहे हैं, हमें लगता है ये पूर्णतः न्याय नहीं है, क्योंकि सभी को, कर्मचारियों को न्याय मिले। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस लाइन पे चलते हैं। जी, ठीक बात जोशी साहब। अवनीश पटेल जी, सच्ची बात तो ये है जी अमिताभ जी, नौकरी के भय से कोई कुछ कहे ना कहे अलग बात, लेकिन सच्ची बात यह है केंद्र सरकार से लेके और राज्यों के कर्मचारी तक, अध्यापक तक, कोई ऐसा आदमी नहीं जो ये कहे कि नहीं हमें एनपीएस चाहिए। मैंने इस विषय पर इतना संवाद किया है देश भर में कि मैं बात गारंटी से कह सकता हूं, गुप्त रेफरेंडम करा लीजिए, गोपनीय, केंद्र से शुरू करिए और नगर पालिका में
प्यून चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक से फार्म भरवा लीजिए, गुप्त, क्या जैसे वोट होता है गोपनीय। एक दिन में पता लग जाएगा कौन देश में कहां खड़ा। जो व्यवस्था कर्मचारी के लिए है और कर्मचारी को वो व्यवस्था रास नहीं आ रही, तो वो व्यवस्था क्यों है? ये अर्थशास्त्रियों के लिए तो पेंशन है नहीं, ना सेमिनार करने वालों के लिए है। जिसके लिए पेंशन है, केंद्र और राज्य के सब जोड़ दीजिए तो 20 लाख कर्मचारी है, उसको ये भा नहीं रही। और आप जो है मुंह जबड़ा खोल के जबरदस्ती दबाव ले लेते रहे, बोले वो कह रहे इस दवा से हमें नुकसान होता, बोले ना पी जाओ, चिंता न करो, क्या बोले मुंह खोलो पूरा। अब उसमें जोशी जी कह रहे हैं कि ये हार का साइड इफेक्ट है कि खिड़की तो खुली। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे ही हार का साइड इफेक्ट आगे बढ़ेगा तो दरवाजा भी खुल जाएगा। अवनीश जी, ये रट्टा है तो ये जान लीजिए, मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि इससे कितनी सीट हारे कितनी जीते, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक ये विषय है। हर सरकारी कर्मचारी के परिवार में इससे बड़ा कोई विषय नहीं। अवनीश जी। अमिताभ जी, विषय जरूर है और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि विषय जरूर है, लेकिन एनपीएस की जो उत्तर प्रदेश में स्थिति थी, उसके बाद अपना ओपीएस और एनपीएस की जो बहस चली, इस बहस में एक बात आप जरूर समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं, लेकिन जिस समय ये चीज लागू हुई उत्तर प्रदेश में, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ हुआ करती थी। दूसरा ये विषय कि जिस समय जो एनपीएस की स्कीम है हमारी, एनपीएस की स्कीम का सही से इम्प्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उसकी वजह से जो अभी कर्मचारी को दिख रहा है कि उसके खाते में पैसे नहीं हैं, सरकार को पैसे डालने थे, कर्मचारी को पैसे डालने थे, तत्कालीन सरकारों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, जो उनका अंश था उसको उन्होंने उस खाते में नहीं डाला। जब उस खाते में नहीं डाला तो लोगों को ये दिख रहा है कि नहीं, ये स्कीम तो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। जब वो स्कीम फ्रूटफुल नहीं दिखती तो लोगों को जरूर ऐसा लगता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही। और जब लोकतंत्र में हम लोग जीते हैं, लोकतंत्र में है, जब कोई चीज गड़बड़ दिखती है तो उस पर चर्चा होती है, और चर्चा हो इसीलिए हम सब आपके साथ बैठ के बातचीत करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये विषय सबके दिमाग में है। हर सरकारी कर्मचारी चाहता है कि उसका रिटायरमेंट के बाद भविष्य सुरक्षित हो जाए। एनपीएस की स्कीम में भी रिटायरमेंट के बाद भविष्य सुरक्षित करने जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही थी, जब ये लग रहा था कि सरकारें अपना दायित्व निभाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, सरकार ने अपना जब दायित्व निभाना शुरू किया तो उन खातों में, जो एनपीएस के खाते हैं कर्मचारियों के, उन खातों में अब पैसा दिखना प्रारंभ हुआ। और जब पैसा मार्केट में लगेगा तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम दिखाई देने शुरू होंगे। अभी परिणाम दिखाई इसलिए नहीं दे रहे थे आपको कि वो जो पिछला बैकलॉग था 15 वर्षों का, 10-15 वर्षों का, उस बैकलॉग की वजह से कर्मचारियों में एकदम से अनरेस्ट सा आ गया कि अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, तो धोखाधड़ी सी हो गई। और धोखाधड़ी करने वाले लोग आज उस पैनल को लेके बैठ गए कि नहीं, ओपीएस, अरे स्कीम थी, स्कीम आई थी, स्कीम को आपने भी अंगीकृत किया था। ठीक, अवनीश जी अभी एक मिनट अवनीश भाई, एक मिनट रुकिए। मैं बड़ी सरल बात कहता हूं, कठिन बात नहीं, बिल्कुल सरल, जो सबकी समझ में आ जाए। ये स्कीम बड़ी अच्छी है एनपीएस, क्या ये मगज के लड्डू हैं, सुन लो, ठीक। तो जिनको पसंद है उनको खिलाओ, सबको जबरिया क्यों खिला रहे हो भाई? मैं कह रहा हूं जिन भी लोगों ने एनपीएस लागू की, मैं अटल जी तक कहां जाऊं, मुद्दत हो गई। आप मुलायम सिंह को पकड़ोगे या अटल जी को पकड़ लेंगे, फिर इसलिए उस चक्कर में मत पड़ो, सरकार किसकी थी, ठीक। अरे रुको भाई अवनीश बाबू, बात तो सुनो। मैं एक बुनियादी सवाल उठाता हूं, आज पहली बार नहीं, हमेशा उठाता हूं, आज फिर उठा रहा हूं। आप एनपीएस बहुत चतुर योजना है, बड़ा ब्रेन लगा है, बहुत जय जयकार हो जाएगा, वैकुंठ धरती पर आ जाएगा, स्वागत है। आप लाइए वैकुंठ धरती पर, एनपीएस से सोने की खदान पैदा करिए, सोने का हिमालय खड़ा करिए, स्वागत है। विजय बंधु को, हरकिशोर तिवारी को ये गारंटी दे दीजिए कि एनपीएस से हमको 200% आय होगी, लेकिन हम आपको आपकी सैलरी का 85% देंगे, ये दे दीजिए गारंटी। बाकी जो एक्स्ट्रा कमाए आप, वो आप रखो, क्या सरकार रखे,
और ज्यादा हो तो उससे सांसदों का भत्ते और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं देश में। ये तो इतनी कह रहे कि 50% की गारंटी ले लो। और ये बात आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं समझा पाए अवनीश जी। जो दुनिया का फैसला करते हैं उनसे ज्यादा दिमाग वित्त सचिव के पास तो नहीं है, ना कार्मिक सचिव के पास है। क्या सबके दिमाग का लेवल अपना अपना अलग अलग। अरे भाई सुन तो ले, अरे लेवल मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो सबका इजलास अदालती है ना मित्र। आप बाबू की बात कर रहे हो, उनको क्यों नहीं समझा दिया कि जज साहब ये एनपीएस बिल्कुल समझ लीजिए कि कौस्तुभ मणि है क्या? उनको तो समझ नहीं आया और सब सरकारों ने कहा ठीक है भाई जजेस को पुराने में रखेंगे। मैं यही समझना था, आपके पास एनपीएस अलादीन का चिराग लग गया, सरकार उससे लाभ कमाए, ये लिख के सरकार दे दे कि अगर किसी स्थिति में एनपीएस डिप करता है तो सरकार भरपाई करेगी और कर्मचारी उससे प्रभावित नहीं होगा। इतनी सरल सी बात है अवनीश जी। नहीं देखिए, कोई योजना शुरू की गई और योजना का इम्प्लीमेंटेशन अगर गलत हो गया तो निश्चित तौर पर इस योजना में खामियां ही खामियां आपको नजर आती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इम्प्लीमेंट हुई और उसके बाद जब उसमें खामियां, इतनी सारी खामियां दिख गई, तो जब तक हम उसको बिल्कुल ठीक करके नहीं दिखा पाएंगे लोगों को, चाहे हमारे कर्मचारी भाई बंधु हो, चाहे वो कोई बंधु हो, जब तक हम उसको ठीक करके नहीं दिखा पाएंगे तब तक वो ऐसे ही अनरेस्ट बना रहेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जैसे जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बन गई, उन्होंने कहा हमने ओपीएस लागू कर दिया। ओपीएस लागू करने के बाद उनकी स्थिति ये बन रही है, उनकी स्थिति ये बनती हुई नजर आ रही है कि वो वर्तमान का वेतनमान भी नहीं दे पा रहे हैं। 7वें पे कमीशन देने के बाद हम आज उत्तर प्रदेश में 8वें पे कमीशन की बात कर रहे हैं कि हाँ आगे चल के 8वां पे कमीशन आएगा, और पश्चिम बंगाल में अभी 5th के पे कमीशन पे ही कर्मचारी काम कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारे विषय हैं। मुझे लगता है आपका दर्द भी ठीक है, मेरा दर्द भी यही है कि हमारे विजय जी और सब लोग संतुष्ट रहें, सरकार की नीतियों से संतुष्ट रहें। हरिकिशोर जी को ऐसा लगना चाहिए कि सरकार उनके लिए काम कर रही है, और निश्चित तौर पर सरकार कर्मचारियों के भले के लिए काम करती है। ऐसी कोई सरकार नहीं होती जो चाहे कि हमारे अपने लोग, उनका भला ना हो पाए। हम लोग भी इन्हीं के साथ हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो योजना एक बनी थी, पूरी चर्चा करने के बाद योजना बनी थी, सभी प्रदेशों ने इस योजना को अंगीकृत किया था, और उत्तर प्रदेश को नहीं करना था तो मुलायम सिंह जी की सरकार थी उस समय, नहीं करते, जैसे पश्चिम बंगाल ने अभी तक नहीं किया है। तो और जब किया ही था तो उस योजना को पूरी तरह से अपने यहाँ लागू करते। योजना को आधा अधूरा लागू करने के बाद आपको लगा कि यार अवनीश जी रुकिए, मैं अब विजय बंधु के पास आऊं उससे पहले एक बात कहूंगा। मैं ऐसे तर्कों से बड़ा खिन्न हो जाता हूं। 2 दशक हो गए अभी तक योजना गोदी में ही है, बोले इसका क्रियान्वयन ठीक कर रहे हैं। गजब बात करते हो यार, ऐसे मिस्त्री को तो निकाल ही देना चाहिए जो 3 दिन से फ्यूज ठीक कर रहा, फ्यूज ही नहीं जोड़ पा रहा, कर अब इसमें तार गलत लग गया। क्या बात है? 20 साल हो गए, वाजपेयी के समय में लागू हुई थी, स्वीकृत हुई थी योजना, आज तक नहीं, उसकी व्यवस्था नहीं बन पाई। ये तर्क दिया जा रहा है कि इसमें कुछ लोचा है, वो लोचा ठीक कर रहे हैं। भाई साहब लोचे वाली चीज क्यों? दूसरी बात मैं कहता हूं, हम विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति हो गए। अवनीश जी कहेंगे भैया 5वीं नहीं, बहुत जल्दी तीसरी होने वाली है, मेरी शुभकामनाएं। क्या इनके मुंह में घी शक्कर, तीसरी हो जाओ, मैं तो कहता पहली हो जाओ। जब हम भारत विश्व की किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थे, हमारी गिनती किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थी, व्यवस्था ही नहीं थी, तो अर्थव्यवस्था कहां से सुधरे? और हमारा पेट भरने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं आता था अवनीश पटेल, तब भारत अपने कर्मचारी को पेंशन देता था। अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए, कोई कह रहा पहली हो गए, कोई कह रहा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब हम कह रहे भाई हमारे पास पैसे नहीं, कहां से देंगे तुमको? ये तर्क ठीक नहीं। सांसदों को दे रहे हैं कि नहीं, विधायकों को दे रहे हैं कि नहीं? जो एक बार एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, सांसद हो गया, अभी चुनाव होके चुके हैं, जो भूतपूर्व हो गए, वो भी मलाई खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हैं? वो भी कुल्फी फलूदा खा रहे हैं ना,
उनकी सेहत पे तो ठंडे गर्म का फर्क नहीं। मैंने एक बार कहा था कि इतनी अच्छी योजना से आप हरिकिशोर तिवारी और विजय बंधु को क्यों आच्छादित कर रहे हो? इतनी प्यारी योजना अगर आप लाए हो एनपीएस, तो सबसे पहला हक तो हमारे माननीयों का है। एमएलए एमपी को आपने क्यों वंचित कर दिया सुखद स्वर्णिम योजना से? सबसे पहले उनको दो, जरा देख के देखो, फिर जो दमचौरा होगा वो हम बता देंगे क्या हो रहा है। किसी पार्टी का हो, कोशिश करके देख लो, हाय हाय हो जाएगी। कर्मचारी पर अंकुश है आपका, इसलिए ना उसको कोई भी गोली खिला देंगे क्या? बोले सास ने कहा बहू को हरीरा खिलाओ। अरे बहू हरीरा खा के मर जाएगी तो क्यों खिलाना चाहते हो? सास खा ले, सास को बेहतर लग रहा हरीरा, खुद खाए, स्वास्थ्य लाभ करे। कर विजय बंधु जी, बीजेपी कह रही है कि उसका क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं हैं, एक बार अच्छे से क्रियान्वयन हो जाएगा तो फिर मामला ठीक हो जाएगा। जी जी, और मैं सर कह रहा हूं, अभी हमारे माननीय एमएलसी साहब ने कहा ये बात को कि किरानों ने 20 साल से जो योजना को हम जमीन पर उतार नहीं पाए, तो हम उसमें क्या दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने अपने से अपनी सरकार की खामियों को बता दिया। और अभी ये लेटेस्ट खबर है, ये लिखा है पेंशन भुगतान के लिए भेजे 21 करोड़ रुपए कहां गए किसी को पता नहीं। ये अभी 15 दिन पहले की खबर है, इसी सरकार की खबर है। एनपीएस का 21 करोड़ रुपए कानपुर का कहां चला गया किसी को पता नहीं। ये खामियां कब तक पूरी करेंगे? 20 साल हो गए, 20 साल कम नहीं होते हैं। और आप 7 साल यहां हो गए, 10 साल वहां हो गए, अभी तक खामियां आप निकाल रहे हैं। और रही बात कि इनकी सरकार थी, उनकी सरकार थी, मैं कहता हूं आपको जनता ने मौका दिया है। जो कमियां उनकी सरकार ने किया, ये आपने किया। आप दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, दोनों स्वीकार कर लें। पूरा देश का कर्मचारी आपके लिए माला लेके खड़ा रहेगा, आपका धन्यवाद करेगा। और रही बात, अभी आपने एक बात और कहा कि ये बहुत अच्छी है, तो सर आपने उत्तर दे दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जिन राज्यों में पेंशन नहीं लागू की पुरानी, तो क्या उनका बजट घाटे से बढ़ के फायदे में आ गया है क्या? हम इसी उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या घाटे से बजट में उभरा? एनपीएस दे रहे हैं तो इसका मतलब उभरना चाहिए, तो क्या उभरा क्या उसने? ये बिल्कुल अतार्किक बातें हैं। मैं एक ही निवेदन करता हूं कि पुरानी पेंशन से सरकार का भी फायदा है। कारण मैं बता दूं, बहुत क्लियर मैं बता दूं, 10% सरकारी कर्मचारी का पैसा, 14% सरकार का पैसा, ये कंपनियां ले जा रही है। 24% पैसा उत्तर प्रदेश के अंदर 15 लाख एनपीएस के लोग हैं। अगर एवरेज में 10,000 एक का मान लेते हैं, किसी का 3,000 करता, किसी का 4,000, किसी 6,000, किसी 10, एवरेज में मान लेते, एक एवरेज में 10,000 अगर मान लेते हैं, 15 लाख गुणे 10,000 पर मंथ, 12 से उसको मल्टीप्लाई करें। इतना बड़ा पैसा कंपनियों क्यों दे रहे हैं? हम तो कहते हैं सरकार जीपीएफ हमारा ले, 10% ले, 12% ले, 15 कटवाना हम कटवा देंगे। जीपीएफ सरकार के खाते में रहता है। 14% पैसा आप जो इधर उधर भाग रहे हैं, कंपनियों दे रहे हैं, उसको आपके पास अर्थशास्त्री बड़े बड़े हैं, तमाम बड़े बड़े वित्त के विशेषज्ञ हैं, उसी 14% को आप लगा दिए उसमें एनपीएस के बजाय ओपीएस मिल जाएगी। हम भी संतुष्ट होंगे, सरकार भी मालामाल होगी। हम तो कह रहे ओपीएस राष्ट्र हित में है, ओपीएस देश हित में है, कर्मचारी हित की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक सवाल सर जरूर करूंगा मैं, इस देश का अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन से वंचित है। देश का माननीय एसी में बैठ करके 4-4 पेंशन लेता है और 0 टेम्परेचर पर वो देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करता है, वो पेंशन से वंचित हो, ये कहीं से राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल अनैतिक है। ठीक है, विजय रुकना होगा, विजय जी रुकना होगा। मैं तिवारी जी के पास चलूंगा। तिवारी जी, भाजपा अभी तो उत्तर वही दे रही है जो पूर्व में देती रही कि योजना अच्छी है, थोड़े इसके पुर्जे ढिल गए हैं, उनको हम कस रहे हैं पेच पाना और प्लास से। हालांकि मैंने दिए भी, मैं जानता हूं अपने तजुर्बे से कि कोई भी योजना कभी भी खत्म हो सकती है अचानक से। राजनीति में सबसे जरूरी सरकार है, कोई योजना नहीं। योजनाएं आती हैं और जाती हैं। इस मेरी बात से अवनीश पटेल भी सहमत होंगे। कोई योजना इतनी बड़ी नहीं, एक जनादेश कितनी योजनाओं को धो देता है, फिर दूसरा आ जाए तो पता लगा कि सभी अनुलोम विलोम कर गई योजनाएं, बोले नई योजना डालेंगे अब नहीं। तब अर्थशास्त्रियों की बात कौन सुनता है? छत्तीसगढ़ में धान की खरीद पर चुनाव आके टिका,
पिछला तो भूपेश बघेल ने कह दिया 2600 रुपया कुंटल लेंगे, जीत गए। फिर भाजपा ने इस बार कह दिया हम 3300 लेंगे। तब अर्थशास्त्रियों से पूछा था कि 3300 रुपया में कुंटल में धान खरीद के कहां ले जाएंगे धान? तिवारी सरकार का विषय हो सकता है, लेकिन ये विषय हमारे व्यवस्था का भी है। हम लोगों को भी आप देखिए, लखनऊ में बड़े बड़े कार्यालय मिले हुए हैं, मान्यता प्राप्त है, हम लोग तमाम सारे संगठन बनाए जाते हैं और चीफ सेक्रेटरी स्तर पे बैठ के हर 3 महीने में होती है। हम लोग जब बराबर कह रहे हैं हमारे विषय को हमसे समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ के आईएएस अपने कमरे में बैठ के उसको बना रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन में हुआ कि वो चिल्लाते रहे, उसके बाद में उनकी बात मानी तो कब मानी इन्होंने? भाई जिसका विषय है उससे तो पूछ लीजिए। और चीफ सेक्रेटरी ने बराबर कहा हमसे कि भाई हम नुकसान नहीं होने देंगे। हम भी ये कह रहे हैं, हम इस बात का भी एक दावा कर रहे हैं जो आपके चैनलों में बहुत सारे लोग बैठ के बात करते हैं कि साहब सरकार बैठ जाएगी, उसके ऊपर बोझ बन जाएंगे। हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो मेरा पैसा कट रहा है हम उसी पैसे से ले लेंगे, जो पैसा बचेगा उसके बाद भी वो सरकार को दे देंगे। लेकिन आईएल एंड एफएस ऐसी कंपनियों में इन्होंने जो पैसा लगाया हमारा, इसका रिजल्ट हमें दिखाई पड़े। जो 12-12 बार डिफॉल्टर हुई, एलआईसी ने उसी को पैसा लगाते चले गए। तो ये जो बंदर बाट वहां के बैठ के लोग कर रहे हैं, जो लोग इसको प्लानिंग कर रहे हैं, उसको हम लोग तो नहीं देख सकते। नुकसान तो हमारा हो रहा है उसमें। अभी बिजली विभाग में उत्तर प्रदेश में हुआ घपला, और वो जीपीएफ का और उनका जितना पैसा था, ईपीएफ का पैसा था, वो सारा का सारा बंदर बांट हो गया, ऐसी जगह लगा दिया गया जहां से कोई मतलब ही नहीं था। तो ये जब होगा नुकसान तो वो हमारे खाते में जाएगा, किसी दूसरे खाते में नहीं जाएगा। जो वहां प्रबंधन कर रहा है उसके खाते में नहीं जाएगा, नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। तो न तो कहीं दिक्कत आ सकती है, हमारे साथ जो बैठ के बात होती है उसमें यही तय होता है कि भाई जब सरकार पे बोझ नहीं है तो क्यों नहीं देते। लेकिन ये हठधर्मता की बात कहेंगे हम, कहीं ना कहीं हठधर्मता हो रही है। इसी पे धीमे धीमे मुझे लगता है कि इनके पास ये बात पहुंच रही है और ये इसको निश्चित रूप से ठीक करेंगे। जैसा आपने बताया कि खिड़की खुली है, और भले 1 साल पहले खुली, केंद्र सरकार ने मन बनाया कहीं ना कहीं, तभी वो एक खिड़की 1 साल पहले खोली गई है। तो आगे उस पर मंथन चल रहा है और आगे भी हम बिल्कुल आसान्वित हैं, निश्चित रूप से ये खुलेगी। और मैं निश्चित रूप जोशी से जी ये के पास चलूं, वोट बैंक का भी हिस्सा है। आपने देखा पिछली बार तिवारी जी अभी रुकना होगा। पिछली बार मैं जोशी जी के पास चलूं तो उससे पहले एक बात कहूं। हमने देखा कि जब 3 कृषि कानून आए तो अवधीश भाई को भी याद है कि सारे लोगों से कहा गया भाई इस कृषि कानून के अच्छे पहलू बताओ, तो लड़ गए सब, बोले इससे बेहतर कुछ नहीं। मैं उसकी मेरिट भी डिमेरिट पर नहीं जा रहा, मैं लोकतंत्र की तासीर को व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस क्षण ये लगा कि ना गुरु गले में बोझ हो गया, क्या 30 सेकंड में 30 सेकंड में प्रधानमंत्री जी को इतना ही तो बोलने में 30 सेकंड लगे कि हम इन तीनों कानूनों को वापस लेते हैं। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता क्या? 3 साल से तर्क दे रहे थे सब लोग क्या कि यही हम ही अस्तो कि अगर कहीं धरती पर कश्मीर स्वर्ग है तो यही है, हम ही अस्तो क्या? वो सब बोले ना ना बिल्कुल बेकार कानून है, हटा दिया। हम तो पहले जानते थे, इसलिए हमने जन्नत की हकीकत देखी है। इसीलिए मैंने कहा राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चीज सरकार है। विधानसभा में, लोकसभा में बहुमत है, बाकी योजनाएं तो आती जाती रहती हैं। जोशी जी गलत बात तो नहीं कहेगी। जिस दिन ये समझ में आ जाए कि ये योजना हम पर भारी, क्या बोले योजना तुरंत हटाओ, इसके कतई नामो निशान नेस्तनाबूद कर दो। नहीं, ऐसे उदाहरण मैं हर पार्टी की सरकार के दे दूंगा। जिस योजना से उनको लगा कि गुरु इस योजना ने तो डुबो दिया, बोले बंद कर दो तुरंत, इसके बिल्कुल अपोजिट वाली लाओ। जोशी जी। अमिताभ जी, जैसा कि आपने आज कहा है, ये खिड़की खुली है, और मैं कहूंगा इससे बड़ा शब्द की जाम वाली खिड़की खुली है। और जो जाम वाली जो खिड़की खुलती है वो एक हाथ से नहीं खुलती है। अगर हम विपक्ष के लोग अकेले वाहवाही लें, समाजवादी पार्टी अपनी अकेली वाहवाही ली, मुझे लगता है हम लोग न्याय नहीं कर पाएंगे। मैं आज गवाह इस बात का हूं कि मैं तीसरी डिबेट में ओपीएस के, टीवी 9 के और हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ जी भाई के शो में बैठा हूं, और आपने इस मुहिम को जो पैनापन दिया, मैं आपको साधुवाद, आपके चैनल को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और रही बात आज आपने जो आज देश में स्वघोषित आपातकाल, स्वघोषित अमृतकाल चल रहा है, तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि पहले जब अमृतकाल नहीं था देश में, तो पेंशनें लगातार कर्मचारियों को मिलती रही,
लेकिन आज तो अमृतकाल है, आज तो पेंशन के अलावा भी कुछ मिल सकता है, क्योंकि भाई देश की 5वीं अर्थव्यवस्था जैसे सरकार कह रही है बन गई है। तो आज कर्मचारियों को वो सुख नहीं मिल पा रहा जो पहले मिलता था, तो ये तो कटघरे में है अमृतकाल देश का किस प्रकार का चल रहा है। तो मैं आपकी भावना से, जो आपने आज पूरा डिबेट का निचोड़ अमिताभ जी आपने दिया है, मैं आपको पुनः जितनी बार आज साधुवाद को कम करूं, शॉर्ट शब्दों में आपने जो संदेश दे दिया आज के डिबेट का निचोड़ ये है कि देश की आप एक तरफ से बोलते हो कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई और तीसरी बनाने का संकल्प आपने ले रखा है। तो ये कर्मचारी कहाँ के हैं? ये भी तो भारत के ही नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। तो ये उनके साथ जस्टिफाई ये सरकार कब करेगी? हम और आप तो अपनी आवाज को उठा ही रहे, और हम लोग जब तक आखिरी व्यक्ति को इसमें जस्टिफाई नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी वहां खड़ी। अवनीश पटेल जी, एक बड़ा, मैंने जब भी पेंशन पर बहस की, अनगिनत बहसें की, तो मैंने उस विषय को जरूर छुआ जिसको अभी विजय बंधु ने भी उठाया था। मेरा हृदय अंदर से द्रवित हो जाता है, आंख भर आती है जब मैं देखता हूं कि गरीब का बच्चा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, आईटीबीपी में है, बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में है, वो शहीद हो जाए तो वो पेंशन का हकदार नहीं। जी रहा है, चलो रिटायर हो जाए, कुछ आके कर लेगा, मान लीजिए शहीद ही हो गया। हम ऐसा क्यों, ऐसा इतना दरिद्र हैं क्या? हम इतने गरीब हैं? ऐसा तो नहीं है। सांसद विधायकों का के कुर्ते में कलफ तो कम नहीं हुआ। देश गरीब रहा चाहे अमीर रहा, यह हुआ कभी? उनकी कैंटीन में कभी टोस्ट बिना मक्खन के मिला क्या? नहीं। उनके गाड़ी घोड़े में कभी कमी आई? नहीं। फिर गरीब का बेटा, किसान का बेटा अर्धसैनिक बल में है, उसकी जिम्मेदारी उठाने को देश तैयार नहीं क्या? पटेल जी, हम उसको ये ब्रोशर पढ़ाएंगे उसकी विधवा को कि नहीं एनपीएस को समझो, इसमें बड़े बड़े विद्वानों ने ये लिख के दिया कि एनपीएस बहुत अच्छी है। ये तो तर्क ठीक नहीं। अवनीश जी। अमिताभ जी, देखिए, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, जिस तरह से आप इस मुद्दे को संवेदनशीलता में ला दिए, पर आपकी बातों को सुन के किसी की भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। वन रैंक वन पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दिया है। और जहां तक रही इन सारी, मैंने कहा ना, कुछ विषमताएं आ गई, चीजों में विषमताएं आ गई, एग्जीक्यूशन में विषमताएं आ गई, जो सरकारों ने उस पे ध्यान नहीं दिया, उन चीजों पे। उस वजह से जो विषमताएं, उसकी वजह से एनपीएस और ओपीएस का, और निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 30 सेकंड में किसान कानून खत्म कर दिए। तो 30 सेकंड में किसान कानून खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि कानून अच्छे थे, हम जनता को अपनी बात समझा नहीं पाए। और उसके बाद अनेकों अनेक जो एग्रीकल्चर के लोग थे, शिक्षाविद थे, उन्होंने उन कानूनों की जब समीक्षा करना शुरू किया तो उन्होंने लगा कि नहीं, ये कानून भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे थे, जरूरी थे। तो ऐसे ही कल को कोई जल्दबाजी का निर्णय। दूसरा, एक बड़ी बात यह है कि एनपीएस आने के साथ साथ जब हमने 7th पे कमीशन लागू किया, 7th पे कमीशन लागू करने से पहले जो तनख्वाहें 30,000 25,000 रुपए हुआ करती थी, वो सैलरी 80,000 तक पहुंची। कल्पना ये थी उसके पीछे, जो मैं समझ पाता हूं, कल्पना वो थी इसके पीछे, जिस तरह से एक प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति अपनी सैलरी उतनी पाता है, उस लेवल पे उसकी सैलरी लेके आई जाए, और उसके साथ साथ उसकी जो बचत की स्कीम्स हैं, सरकार की बचत की स्कीमों के साथ साथ अपनी प्राइवेट स्कीमों की बचत में लगा के उस चीजों को, अपने पैसे को उस तरह से आगे बढ़ाता रहे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मुझे लगता है जब निश्चित तौर पर जब आप ये कहेंगे किसी से भी कि आपको पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, निश्चित तौर पर मेरा भी यही मत होगा आपके साथ कि हाँ, पेंशन जरूर मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति सेवा में रहता है, सेवा काल के बाद उसकी चिंता उसकी सरकार को ही करनी चाहिए। मैं आपके साथ इसमें 100% सहमत हूं। लेकिन एनपीएस के बाद एक मिनट जो पुरानी पेंशन स्कीम, अवनीश जी एक मिनट रुके, एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है। मजदूर, किसान, गरीब, इनसे कोई रेफरेंडम कराना बहुत कठिन काम है क्योंकि असंगठित है। ठीक, कर्मचारी तो सब ऑनलाइन है,
देश भर का, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो। ऐसा फैसला जब आप लोग पार्लियामेंट में या विधानसभा में बैठ के कर लेते हो गुपचुप गुपचुप, उससे पहले रेफरेंडम क्यों नहीं करा लेते हो? भाई क्यों नहीं सिर मत हिलाइए मित्र, क्यों नहीं हो सकता रेफरेंडम? मुझे बताइए ना, क्यों नहीं हो सकता रेफरेंडम? ये मैं समझ ही नहीं पा रहा। आपने इतना बड़ा शिफ्ट किया भारत ने कि पुरानी अर्थ पेंशन व्यवस्था जिसमें दशकों से भारत रचा बसा था, आपने उसको खत्म किया और बोले अभी नई व्यवस्था देंगे। तो इसमें पूछा नहीं जाना चाहिए था क्या? ये मान लिया जाए कि नहीं, जो कह दिया वही फाइनल, बोले जाओ बना दिया कानून। आप कह रहे हो 20 साल से व्यवस्था नहीं सुधार पाए उसमें, और मैं कह रहा हूं 20 साल से कर्मचारी ने मन से इसको स्वीकार नहीं किया, 20 साल से आंदोलन में, फिर योजना कैसी क्यों चले? ये प्रश्न है ना। अगर 20 साल से आप कर्मचारी को सहमत नहीं करा पाए तो उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। अभी हरकिशोर तिवारी बता रहे थे, विजय बंदूक पास भी उदाहरण है, किसी को 600 रुपया मिला, किसी को 800 रुपया, किसी को 1200 रुपया। इतनी अच्छी पेंशन व्यवस्था है ये, इसको लोकसभा विधानसभाओं में तुरंत लागू करिए, विधान परिषदों में। और जो पोस्टमैन है, प्राइमरी स्कूल में टीचर है, उसको वही पुरानी दे दीजिए जो आपकी दृष्टि में गई गुजरी व्यवस्था है, खराब, वो खराब में मस्त है। विजय बंधु जी ठीक बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। सर यहाँ 2 बातें होती, एक तरफ हम तीसरी अर्थ महाशक्ति बनते हैं, आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, तो जब आर्थिक महाशक्ति बने तो हम भी दूषित पार्ट हैं, तो हमारा उसमें भाग नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जब पेंशन देना होता है तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। 2 तरह की बातें 2 विसंगतियों में किया जाए। दूसरी चीज सर, अब देखिए 20 साल हो गए हैं, अब ये नहीं कह रहा कि एनपीएस में क्या है, ओपीएस में क्या है। सर आज उदाहरण है, 700, 800, 1500, 1200 रुपए मिल रहे हैं, ये उसी एनपीएस के आपकी व्यवस्था से निकल के आ रहे हैं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। आप उनसे मिल लीजिए। मैं तो अवनीश भाई से कहता हूं कि आप चाहिए तो लखनऊ में 20-50 को हम आपके साथ बैठा दें, जिनका 800 मिल रहा है, 1200 मिल रहा है। और मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश लोक भवन सचिवालय की बात मैं करूं, अभी मैं एक दिन सचिवालय गया तो 2-3 लोग वहां मिल गए, कहें सर हमारा तो 2.5-3 लाख रुपए जमा हुआ एनपीएस में, वो भी नहीं मिला, पेंशन भी नहीं मिली, आज तक पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा। ये मुख्यमंत्री लोक भवन की कार्यालय की बात बता रहा हूं, 3-4 लोग मिले और वो भी उसी तरह वंचित हैं कि सर क्या होगा। तो अब ये सवाल नहीं है, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, माननीय मोदी जी वहां पर, योगी साहब यहाँ पे हैं, और योगी और मोदी साहब अगर मिल जाएं और बात कर लें तो एक पूरे देश के लिए एक नजीर पेश हो जाए और केंद्र सरकार इसको लागू कर दे। अब कितनी दिन और संघर्ष करना होगा, कितना दिन और आंदोलन करना चाहते हैं और कितना कराना चाहते हैं, ये भी एक विषय है, और उससे भला देश का नहीं है। मैं इस बात को, अगर एक शिक्षक सर, एक शिक्षक, एक सफाई कर्मचारी, एक डॉक्टर, एक नर्स है, अगर इस टेंशन में है कि हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, तो उनके कहीं न कहीं सेवा भाव में उनको भी कहीं न कहीं तकलीफ पीड़ा रहती है, और तब और फर्क पड़ता है। ठीक है विजय बंधु, रुकना होगा। हरकिशोर तिवारी जी, मसला वही आकर खड़ा होता है कि भाई अभी योजना के कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं, योजना अच्छी है, ठीक। मुझे लगता है कि राज्यों में संघर्ष से ये राज्य मान भी जाएं, उससे कोई तात्विक फर्क नहीं आएगा। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वाला भाव तो है कि भाई राजस्थान ने घोषणा कर दी, पंजाब ने कर दी, हिमाचल ने कर दी, लेकिन जब तक केंद्र की स्वीकृति नहीं होगी, केंद्रीय स्तर पर कानून नहीं आएगा, तब तक चूंकि जो जमा है पैसा वो राज्यों को मिलेगा नहीं बिना केंद्र की अनुमति के। तो कोई भी राज्य सरकार, वो उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, पेंशन दे ही नहीं पाएगी। तिवारी जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें असर पड़ता है, जैसे स्टेट बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश अपना है, इसी तरह के अगर प्रयास सारे प्रदेशों में करेंगे लोग, इसी टाइम पे भी, इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा कि 2018 में बड़ी हड़तालें की हम लोगों को, दिल्ली पे 14% सरकार ने किया था, 10 से 14% बढ़ाया था, तब सब लोग लगे थे इसमें। और ये उत्तर प्रदेश में ही चुनाव था उस टाइम पे, तब उन्होंने ही कराया था कि भाई चलिए 14 करके हम देख लेते हैं क्या होता है। हम लोगों ने फिर अगले दिन 14 में कोई भला हमारा नहीं हो रहा है, हमारा पैसे ही ठीक से नहीं लगाया जा रहा है, तो ये बराबर चलता रहना चाहिए। लेकिन केंद्र ने भी पहल तो की, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि वो अभी पहल के आगे नहीं आ रही है। एक छोटा सा आदेश उन्होंने 1 साल पहले कर दिया, जब हड़तालें शुरू हुई थी बड़ी सी, शिवपाल मिश्रा जी, रेलवे और उनका टेस्ट सभी लोगों को मिला के सब किया था, और
सभी लोगों ने, पूरे प्रदेश के क्या देश के सभी लोगों ने हड़तालें करो कबिया बड़े बड़े कार्यक्रम देना शुरू किया, तो दबाव पड़ा तो उन्होंने एक छोटा सा आदेश जारी कर दिया। तो हम समझते हैं कि इस पे मंथन चलना चाहिए, चल रहा होगा, और स्टेट अपना अपना काम करे, स्टेटों में भी दबाव रहना चाहिए बराबर। चुनाव के टाइम पे अगर इन्हें लगता है कि चुनाव का ये हमारा प्रदेशों में ये कर्मचारी का बड़ा बड़ा संपर्क है और बड़ा वोट बैंक है, तो दिखाया भी था। पिछले इलेक्शन में आपने देखा कि जब पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ था तो हम लोगों ने उसको दिखाया था, 321 सीटों पर एक पार्टी बैलेट पेपर में जीती थी, ये बड़े बड़े अखबारों में और सभी का छपा भी था, और एक पार्टी हारी थी। तो ये एक दिखाया, हम लोगों ने वोट बैंक बन के भी दिखाया था। तो हम समझते हैं कि वोट बैंक भी है और हमारी बात सुनी जानी चाहिए। अगर हम लोग सहमत नहीं किसी बात पे तो हमारी बात सुनकर उसका रास्ता निकालना चाहिए था। हम तो उस पर सहमत है कि सरकार का एक भी पैसा नहीं लेंगे, हम हमारा जो पैसा है उसी से हमको निकाल कर दे दो, हम 50% वेतन पेंशन ले लेंगे। ठीक बात। जोशी साहब, आपको लगता है कि कृषि कानूनों की तरह कोई वक्त आएगा कि एनपीएस भी तिरोहित हो जाएगी और उसकी का ओपीएस आ जाएगी? क्योंकि राजनीति तो विचित्रताओं का खेल है। जोशी जी। साहब जी, जो सरकार होती है उसकी मंशा क्या है ये देखा जाता है। आप भी जानते हैं कि कई प्रदेश सरकारों ने करी है, उसमें कुछ दिक्कतें हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने कहा कि जब तक सेंटर का उसमें योगदान नहीं होगा तब तक वो अच्छे से लागू नहीं हो पाती। मैं आपके विषय को समझ गया, ये विषय बिल्कुल जायज विषय है, लेकिन उन्होंने इच्छा शक्ति तो दिखाई। आज सरकार को इच्छा शक्ति दिखाने की आवश्यकता है, और जैसे काले कानून आए थे किसी के, उसमें वापिस किया। उसमें एक देखिए, सरकारों का उद्देश्य क्या है? आखिर उद्देश्य तो ये है ना कि जनता का कैसे कल्याण हो। ये जो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक कर्मचारी का बेटा हूँ, मेरे पिताजी अधिकारी रहे, मैं कर्मचारी का बेटा हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे पिताजी की लाइफ लाइन अगर कुछ है तो उनकी पेंशन, क्योंकि आज के समय में सब अपनी लाइबिलिटीज में इतने बिजी होते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को भी उतना हेल्प नहीं कर सकते इकोनॉमिकली जितना हम चाहते हैं। तो अगर उनकी लाइफ लाइन में वो गड़बड़ होती, उनके पास पेंशन थी, वो तो पिताजी पुराने समय के थे, तो उनकी पेंशन है। मैं अपने घर में इस बात को महसूस करता हूँ। साहब जी, बहुत हार्ट की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा मैं। तो मैं महसूस करता हूँ कि जब मेरे पिताजी की जो मजबूती है वो पेंशन से है, क्योंकि वो अपने स्वावलंबन को जिंदा रख पाते हैं। तो ये सभी जितने कर्मचारी, हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे वो हैं लोग, बेटे हैं, तो इनको सबको मिलना चाहिए, क्योंकि स्वावलंबन से जीने का अधिकार ये देश की लोकतंत्र देता है आपको, संविधान। अवनीश जी, आज के सामाजिक दौर में बाप के पास पेंशन न हो, टीवी पे कोई माने न माने, लेकिन सच्चाई है, कौन उसकी पूछ करेगा? नहीं। आप ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात वो कहाँ जाएगा? से सहमत भाई हूं। 80 साल का हो जाएगा, चलेगा तो गिर पड़ेगा, कहाँ जाएगा वो? उसकी हड्डी टूट जाएगी तो इलाज कौन कराएगा? लड़का कहेगा क्यों बवाल कर लिया, पड़े रहो खाट पे। नहीं, सरकार 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड दे रही है, कोई भी किसी भी उसका हो, किसी भी इनकम ग्रुप का हो। तो जो इलाज वाली व्यवस्था है वो तो उधर है, जैसा विजय जी और फिर आप तो कह दोगे कि इलाज के लिए कार्ड दे रहे और बाकी 5 किलो राशन दे रहे, उसी खाओ बनाओ। सुनिए तो, अरे सुनिए तो अमिताभ जी, सुनिए, मुझे भी तो सुनिए जी। विजय जी और हरिकिशोर जी, मैं जो आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, निश्चित तौर पर मैं ये बात बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सरकार कर्मचारियों को मुद्दे पे या किसी भी मुद्दे पे पूरी तरह से संवेदनशीलता से विचार करती है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि एनपीएस और ओपीएस का जो मुद्दा है, एनपीएस का क्रियान्वयन ठीक तरीके से पुरानी सरकारों ने नहीं किया, इसीलिए इतना अनरेस्ट फैल गया। और निश्चित तौर पर अगर ये योजना किसी तरह से भी खराब होती, मैं विजय जी से बैठ के एक बार बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, लखनऊ में रहते हैं हमारी आपकी बात हो जाएगी, हम लोग आप बैठ के, और हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हर व्यक्ति खुश रहे। जैसे किसान के चेहरे पे भी मुस्कान आए तो कर्मचारी के चेहरे पे भी मुस्कान आए। सरकार इसलिए होती है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो अगर कहीं भी ऐसी कोई चीज आती है, 2005 का मुद्दा था, योगी जी ने निर्णय किया उस पर, 2005 के पहले के जो भी आपके विज्ञापन थे उस पर ओपीएस का निर्णय हुआ। तो ऐसी कोई भी विषमता कहीं भी आएगी तो सरकार खुले मन से कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत करके, हर बात पे कोई एडमेंट नहीं रहते हम सब,
हम सब संवेदनशील लोग हैं और आपके बीच के ही लोग हैं, कहीं बाहर से कोई टपक के नहीं आ गया। तो सरकार संसाधनों के साथ, ऐसा भी ना हो कि कोई एक ऐसी योजना आ जाए कि कल को पूरा देश गड्ढे में चला जाए, तो पूरा देश गड्ढे में भी ना चला जाए, कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी गड्ढे में ना जाए। सब मिलके साथ साथ इस योजना को, इस सत्ता को आगे बढ़ाएं, इस देश को आगे बढ़ाएं। उसमें जिसके साथ जो भी खामियां आ रही होंगी, जिस व्यवस्था में जो खामियां आ रही होंगी, हम लोग मिलके सब दूर करेंगे उसको। जी, 1 घंटे की बहस हो गई फिर, लेकिन वही बात है, खटोला पंचों की राय शर्माते, खटोला वहीं बिछेगा। ये तरीका ठीक नहीं। और एक बात मैं कहूं कि अब देश गड्ढे में जाने वाली स्थिति पार कर चुका। एक छोटा उदाहरण देता हूं, लेकिन अद्भुत उदाहरण है, और मैं उस बात तर्क के साथ खड़ा हुआ था जब पहली बार उसका अनाउंसमेंट भारत सरकार ने किया था कि हम 80 करोड़ लोगों को अन्न देंगे। क्या अर्थशास्त्री कहते थे देश गड्ढे में चला जाएगा, मैंने चला जाए तब भी देना चाहिए। कोविड के समय क्या भूख से मर जाए आदमी, क्या अर्थशास्त्रियों की सुने? वो फैसला किस आधार पर हुआ था? अर्थशास्त्र के आधार पर हुआ था क्या? मानवीयता के आधार पर हुआ था, करुणा के आधार पर हुआ था। भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है भाई, व्यापार आधारित सरकार की अवधारणा थोड़ी ना है। और व्यापार आधारित सरकार होती, अवनीश पटेल तो विद्वान व्यक्ति हैं, चीजों को समझते हैं, आर्थिक विषयों को भी। तो किसी भी आर्थिक पैमाने पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 5 साल आगे तक चले, खरा नहीं उतरता ना, कोई लॉजिक ही नहीं। लेकिन मैं उसके पक्ष में खड़ा हुआ, और जिन पार्टियों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, मैंने उन पर भी आपत्ति की कि भारत की सरकार की जिम्मेदारी है कि रोग से आदमी ना रहे, समझ में आता, भूख से नहीं मरना चाहिए। उस वक्त मान लीजिए कोई अंग्रेजी में गिटपिट करने वाला अर्थशास्त्री खड़ा हो जाता, क्या लोगों ने नहीं कहा था अवनीश बाबू? कुछ लोगों ने इसी देश में कहा कि ये नकारा बना रहे हो लोगों को, है मुफ्त में अनाज देके। तब भी मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ, मैंने नहीं। जब पूरा भारत स्तब्ध था, स्टैंड स्टिल था, आदमी रोटी कहां से खाता? कोविड से नहीं मरता, भूख से मर जाता। तब देश गड्ढे में नहीं गया मित्र, क्या? और आज तक बांट रहे हो, 28 तक बांटेंगे, ठीक ना? गड्ढे में नहीं गया। और जिस देश में हम चुनाव कराते हैं तो कितने लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं सरकार के, और बाद में नेताओं के। गड्ढे में तो नहीं जाता देश। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं कि देश गड्ढे में चला जाएगा, इसलिए हम गड्ढे से बाहर निकालने के लिए योजना लाए। नहीं, योजना ही गड्ढे में चली गई बाबू। उस योजना को कोई ओढ़ेगा कि बिछाएगा जिससे रिटायरमेंट के बाद 800 रुपया मिल रहा है? नहीं। और दूसरी बात मैं कहता हूं, एक छोटी कहानी है, उसका मूल बता देता हूं। अवनीश बाबू सुन लीजिए, आपके काम आएगी। एक पिता अपने पुत्र को लेकर एक साधु बाबा के पास गया। उसने कहा, बाबा ये बच्चा हमारा गुड़ बहुत खाता है, इसे मना कर दीजिए। बाबा ने कहा 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद फिर गए तो बाबा ने बच्चे से कहा गुड़ मत खाया करो। तो उन्होंने कहा, महाराज ये बात पहले कह देते, हमको दोबारा क्यों बुलाए? इतनी बात बोलनी थी। बोले तब हम गुड़ खाते थे, हमने गुड़ छोड़ा तो हमको कहने का नैतिक अधिकार हुआ। अवनीश पटेल, संसद और राज्यों की विधानसभाएं और विधान परिषद पेंशन छोड़े, उसके बाद एनपीएस की वकालत करिए ना। बात में वजन आएगा, शब्द में प्राण प्रतिष्ठा होगी। खुद तो गुलगुला खा रहे हो और दूसरे से कह रहे हो तुम सत्तू खाओ, बोले इससे सेहत बनेगी। ये नहीं चलेगा। आप मालपुआ खाएंगे और एक नहीं 4-4 पेंशन लेंगे। पंजाब में एक बार स्यापा हुआ, अभी जोशी जी 4-4 पेंशन ले रहा है एक आदमी, नेता। बोले जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उसकी अलग, विधायक अलग, मंत्री अलग, सांसद अलग। क्या
गजब तमाशा है। फिर बाद में हुआ कि नहीं, एक ही पेंशन मिलनी चाहिए, और वो लोग डाकिया के लिए कहते कि नहीं, इसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए पुरानी। बोले क्यों? बोले देश गड्ढे में चला जाएगा, हम तो गड्ढे से हटा रहे हैं इसलिए पुरानी पेंशन ले रहे हैं। गजब बात है, आप देश को गड्ढे से निकाल रहे हो, पुरानी पेंशन ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। एक दिन सांसद रह लीजिए, एक दिन एमएलए रह लीजिए, पेंशन हो गई। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो मौज में जियो, घी पियो। और मास्टर से कह दिया तुम अपना भाई खुद देखो यार। हाँ, हम देश को मजबूत नहीं करें क्या? लो, ये देश से बाहर है क्या? ये मजबूत होंगे तभी तो देश मजबूत होगा। देश क्या है? जनता मजबूत होगी तभी ना देश मजबूत होगा। और क्या देश जब कमजोर आर्थिक स्थिति में था तो पेंशन कैसे दे रहा था? क्या पेंशन के कारण देश गड्ढे में गया? पेंशन इतना बड़ा विषय नहीं कि उसके कारण देश गड्ढे में चला जाए। भारत ने बड़े बड़े आर्थिक प्रकल्प करके दिखा दिए, जिसमें मैंने एक सबसे बड़ा उदाहरण दिया, मुफ्त अनाज वाला। उसका छोटा खर्चा है क्या? भारत के राजस्व पर, राज्यों के राजस्व पर उसका छोटा खर्चा नहीं है मित्र, लेकिन कल्याणकारी राज्य में वो होना चाहिए। और सबसे दुखद पक्ष ये, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें उसने कहा अर्धसैनिक बलों को सेना के समान ही पेंशन और सुविधाएं मिलनी चाहिए पेंशन की। पटेल जी, उस फैसले के विरुद्ध सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और उस पर स्टे लग गया। क्या? क्यों? गोली अंतर करती है कि सैनिक के लगी कि बीएसएफ वाले के लगी? नहीं ना। उसकी शहादत छोटी है, उसकी बड़ी है क्या? चाहे भारत की सेना हो, चाहे भारत के अर्धसैनिक बल हो, इनमें 90% लोग, हरकिशोर बाबू, इसमें 90% लोग गांव के गरीब परिवारों के बच्चे हैं। किसी नेता का बच्चा है क्या जोशी जी? नहीं। किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा है? नहीं। किसी बड़े बिजनेसमैन का बच्चा है? नहीं। कारगिल में जब लाशें आई, शहादत के बाद जब पार्थिव देह आई गांव गांव, अटल जी के समय में फैसला हुआ, उसमें गरीब गांव के लोगों के बच्चे थे। आज भी हम देखते हैं कश्मीर से, यहां से, वहां से, नॉर्थ ईस्ट से जो अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद हो जाते हैं, उनके जब शव आते हैं तो उनके परिवारों के चित्र भी आते हैं। जाकर देखिए उनके पास क्या संसाधन है। और मसला केवल शहादत का नहीं मित्र, जो भारत के लिए इतनी कठिन ड्यूटी दे रहे हैं, क्या भारत की जिम्मेदारी नहीं कि वो आर्थिक तौर पर निश्चिंत रहें? उनको अपने बाद अपने बच्चों की, पत्नी के, माता पिता के भरण पोषण की चिंता नहीं हो? हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सुप्रीम सैक्रिफाइस, सर्वोच्च बलिदान, ये शब्द इस्तेमाल होता है उनकी शहादत पर। जो सुप्रीम सैक्रिफाइस कर रहा है देश के लिए, क्या देश की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हम उनको आश्वस्त रखें कि आपको रिटायर होने के बाद 800 रुपया का चेक नहीं मिलेगा? क्या इतना नहीं कर सकते हम? ये अर्थशास्त्रियों का देश नहीं है, ये समाजशास्त्रियों का देश है, और वैसा ही रहना भी चाहिए। और मैं तो एक बात कहता, शपथ पत्र दे दीजिए कि कुछ हो जाए एनपीएस नहीं जाएगी। कोई राजनीतिक दल शपथ पत्र नहीं दे सकता। हो सकता है अगले चुनाव में चली जाए एनपीएस। इसीलिए मैंने कहा राजनेताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है चुनाव। तिवारी जी, चुनाव पर आ जाए बात तो कोई योजना हो अवनीश बाबू, दुनिया भर के सारे अर्थशास्त्रियों ने मिलकर तैयार की हो, वो भी 2 मिनट में कुएं में जाएगी। चुनाव ही महत्वपूर्ण है, और चुनाव जनमत का अभिव्यक्तिकरण करता है।
मुझे नहीं मालूम ये 2027 में क्या होगा विधानसभा में, उसके लिए तैयार ओपीएस की कोई सोच बन रही है कि नहीं। लेकिन दिल्ली के स्तर पर कुछ संकेत ऐसे जरूर आए थे कि नाम पर शायद सरकार को थोड़ा वो हो रहे, लेकिन एनपीएस में ही कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जो कमी बेशी 50% में पड़े वो सरकार कहे कि भाई ये हम दे देंगे। इस ढंग के कोई योजना में परिवर्तन हो, इस ढंग की कोई बात हो, ऐसी सुगबुगाहट दिल्ली में जरूर है। वो कैसे मेटलाइज होगी नहीं होगी, कर्मचारियों को मंजूर होगा नहीं होगा, वो अलग का विषय है। लेकिन बात वहां तक आ गई। बड़ी बात यह है, वहां तक बात आ गई कि इस विषय पर जनमत क्या कहता है, ये समझ में राजनेताओं के आ गया है। वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, किसी पार्टी के हों, ये आ गया है। तो मुझे लगता है फिर वो है कि एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। मुझे लगता है कि अब उजाला बहुत दूर नहीं। जनतंत्र और जनमत, जनादेश, वो सब कुछ सिखा देता है जो हजारों बहसें, लाखों सेमिनार नहीं सिखा सकते। गरीब आदमी का वोट वो सब सिखा देता है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं सिखा सकती। तिवारी जी, इसलिए सर मुझे ऐसा लगता है कि इस मसले का कोई ना कोई समाधान निकट भविष्य में होना चाहिए। वैसे संभावनाएं दिख रही हैं, होगा नहीं होगा तमाम किंतु परंतु हैं। लेकिन जैसे शुरुआत में बिल्कुल स्पष्ट नकार था, नो नॉट एट ऑल, वो भाव अब नहीं है। अब भाव यहां तक आ गया कि बात करिए, बैठिए, कमेटी बनाइए, प्रस्ताव लाइए, दिस करिए। इसका मतलब कि पंचों की राय शर्माते खटोला यहीं बिछेगा नहीं है। अब खटोला हट भी सकता है, दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है। इंतजार करिए जब तक खटोला हिलता नहीं है। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? देश के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को पुरानी ही पेंशन चाहिए। न्यायिक क्षेत्र में पुरानी ही पेंशन चलेगी माननीयों को। फिर लेकिन देश के अर्धसैनिक बल में जो जवान हैं, जो भारत माता की सेवा में प्राणोत्सर्ग कर रहे हैं, उनको हम पुरानी पेंशन नहीं देना चाहते क्या? लाखों करोड़ों कर्मचारियों को उस पेंशन से वंचित रखना चाहते हैं। बेहतर तो यह होता कि उदाहरण राजनीति से आता। देश की विधायिका कहती कि हमको पुरानी पेंशन हम छोड़ रहे हैं, स्वेच्छा से हम नई पेंशन के अधीन आएंगे, फिर हमको 800 रुपया मिले चाहे रिटायरमेंट के बाद और चाहे 200। तब वो नैतिक साहस होता, नैतिकता की बात होती कि तब देश भर के कर्मचारियों से कहा जाता कि आप भी अब नई पेंशन में आ जाइए। कर्मचारी, छोटे कर्मचारी के दिल में क्या बीतती होगी जब वो देखता होगा विधायक जो एक दिन विधायक रह लिया, एक दिन सांसद रह लिया, एक दिन मंत्री रह लिया, वो 2-2, 3-3 पेंशन ले रहा है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान से कहा जा रहा है कि ना, तुम पुरानी पेंशन के पात्र नहीं हो, तुम नई पेंशन में बाजार के अधीन रहोगे। यही मूल विषय है, यही मूल प्रश्न है।